Friends, welcome to EduTalk. Today we will be learning about nationalism in Europe, class 10 CBSE, chapter number first of history. So yes, we are going to start today this chapter. So the first topic of this chapter is the French Revolution and the idea of nation. अब इस टॉपिक में सबसे पहला चैप्टर का सबसे पहला पैराग्राफ ही यही है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन टॉपिक का फर्स्ट में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में ही बताया. तो क्या बताया हुआ है? The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. The political and constitutional changes that came in wake of French Revolution led to transfer of sovereignty from the monarchy to body of citizens. The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. तो इसमें दिया क्या हुआ इस पैराग्राफ में कि नेशनलिज्म का पहला कॉन्सेप्ट ही फ्रेंच रेवोल्यूशन लाया था. कब? 1789 में. ओके. और अभी जैसे फ्रांस, पहले तो फ्रांस एब्सोल्यूट मोनार्क के अंदर था, पर जैसे जैसे पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन करवाया, मोनार्क से बॉडी ऑफ सिटीजन्स की तरफ चलेगी सोवेरेनिटी. और अब रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny. Now, second paragraph says, from the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that would create a sense of collective identity among the French people. अब इसका मतलब कि बहुत शुरुआत से ही जब फ्रेंच बॉडी के हाथ में आई कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने बहुत प्रैक्टिसेस और मेजर्स पहले से ही लेने शुरू कर दिए ताकि पीपल के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी सेंस कर सके हम. तो उन्होंने क्या क्या करना शुरू कर दिया सी. उन्होंने किया ला पात्री का कंसेप्ट लॉन्च, ले सिटियन इक्वल राइट्स दिए गए. ठीक है. फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया और स्टेट्स जर्नल वर इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली. नाउ एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा स्टेट्स जर्नल को फिर से इलेक्ट किया गया था और उसको नाम दे दिया गया था नेशनल असेंबली. न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड ओथ्स, मतलब कि न्यू हाइम्स, प्रेयर्स, सॉन्ग्स नए ऐसे बनने शुरू हो गए थे ताकि फ्रेंच पीपल के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग आ सके. ओके. अब यहाँ से this a centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all the citizens within the territory. Internal custom duties and dues were abolished. Uniform system of weights and measures were adopted. Regional dialects, now बच्चे dialects में बहुत कंफ्यूज होते हैं. व्हाट डायलेक्ट मीन्स इज, डायलेक्ट मीन्स लैंग्वेज. रीजनल लैंग्वेज को मतलब हर एक लैंग्वेज नहीं बोली जाती थी, उसको डिस्करेज किया और फ्रेंच एक कॉमन लैंग्वेज बना दी गई. नाउ दिस वाज द steps taken by a centralized administrative से जो पैराग्राफ शुरू होता है, these were the steps taken by Napoleon, जब नेपोलियन आया था. ओके. now the revolutionaries, अब इस पैराग्राफ में क्या दिया कि रेवोल्यूशनरीज ने फर्दर डिक्लेयर किया कि ये हमारी जॉब है, हमारा ये मिशन है कि हम दूसरी यूरोप की स्टेट्स में जाए और उनको भी डेस्पोटिज्म से निकालें और उनको भी नेशन स्टेट्स बनाए. तो इस पैराग्राफ में यही दिया. नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड. व्हेन द न्यूज ऑफ द इवेंट्स और इन फ्रांस, अब सी फ्रांस ने हर जगह कर दिया था घोषित कि हम आ रहे हैं, हम आपको नेशन स्टेट बनाएंगे. तो डिफरेंट सिटीज में हो गया था ये अनाउंस. तो बहुत सारे सिटीज के स्टूडेंट्स और एजुकेटेड मिडिल क्लास ने क्या बनाने शुरू कर दी, जैकोबिन क्लब बनाने शुरू कर दिए. उनकी एक्टिविटीज और कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर फ्रेंच आर्मीज व्हिच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ द इटली.
अब उन्होंने एक्टिविटीज ऐसी करनी शुरू कर दी, कैंपेन्स बनाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से फ्रेंच आर्मी हॉलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड जैसे शहरों में तो घुस चुकी थी। विद द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। ऐसे वॉर्स की वजह से ये नेशनलिज्म का आइडिया आगे आगे लेके जा रही थी। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें सारा नेपोलियन का बताया गया। हाउ नेपोलियन का क्या बताया गया नेपोलियन का। इसमें बताया गया कि जब नेपोलियन आया उसने हाउएवर मोनार्की तो डिस्ट्रॉय तो कर दी डेमोक्रेसी, पर उसने मोनार्की रख दी। पर मोनार्की भी उसने ये नहीं कि सभी को दुखी कर देंगे कि यार ये कैसा किंग आ गया। उसने कैसे आइडियाज फॉलो किए, रेशनल और इफिशिएंट। उसके प्रिंसिपल्स रेशनल और इफिशिएंट थे। ओके, उसने एक नेपोलियनिक कोड भी इंट्रोड्यूस किया। नेपोलियनिक कोड कब लॉन्च हुआ था? 1804, जिसको हम सिविल कोड भी कहते हैं। अब इसमें बहुत सारे प्रिविलेजेस थे, लाइक प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ वर डेड अवे, इनको हटा दिया गया था। इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। द कोड वाज एक्सपोर्टेड टू रीजन्स अंडर फ्रेंच, डिफरेंट रीजन्स पे एक्सपोर्ट हो रहा था। ओके, अब नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और सिंप्लीफाई कर दिया। एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीसेंट फ्रॉम सर्वडम। नाउ सर्वडम क्या होती है? जब बहुत सारे लैंड ओनर्स, बिग लैंड ओनर्स रखते हैं अपने काम करने के लिए, सर्व्स को रखते हैं, दैट इज स्मॉल पीसेंट्स को जब अपना काम करवाते हैं, दैट जो स्मॉल पीसेंट्स काम करते हैं उनके लैंड्स पे, उसको सर्वडम कहते हैं। एंड मेनोरियल ड्यूज इन टाउन, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस मतलब ट्रेड के अकॉर्डिंग जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी वो रिमूव हो गई। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम भी इम्प्रूव हो गया था। नाउ नेक्स्ट थिंग क्या है? peasants, artisans, workers and new businessmen enjoyed a new found freedom। अब उनको ऐसा क्यों लगा कि हमारे लिए फ्रीडम आ गई है? क्योंकि देखो स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स बन गए थे, सभी के लिए यूनिफॉर्म लॉज बन गए थे, और एक कॉमन नेशनल करेंसी बन गई थी जिसकी वजह से वो अपने गुड्स एक्सचेंज कर सकते हैं। नहीं तो कितनी सारी करेंसीज थी जिसकी वजह से उनको हर एक जगह पे जाके पहले करेंसी काउंट करने में बहुत सारा टाइम जाता था। अब एक कॉमन करेंसी हो गई थी जिसने फैसिलिटेट किया देयर मूवमेंट एंड exchange of goods. Okay, next is your, however in the areas conquered, the reactions of the local population in French rule was mixed। reaction कैसा था? जहाँ पे जो जगह नेपोलियन ने जीती हुई थी अपने वॉर्स के थ्रू, वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन का रिएक्शन मिक्स्ड था। क्यों मिक्स्ड था? देखिए, इनिशियल में तो जब सभी को पता लगा कि हाँ नेशनलिज्म का आइडिया कंसेप्ट रिलीज कर दिया है फ्रांस ने, और फ्रांस कुछ ना कुछ तो करेगा कि हमारी स्टेट भी नेशन स्टेट बने, तब उनको बहुत ही अच्छा लगने लगा कि ये हो रहा है। बट जब बीच में थोड़ा चेंज आने लगा। क्यों चेंज आने लगा? वो हॉस्टिलिटी मतलब अपोज करने लगे नेपोलियन को। ना क्यों नेपोलियन को अपोज करने लगे? उसने तो इतने सारे एडवांटेजेस दिए हुए हैं, इतनी फ्रीडम दी हुई है, तो अपोज इसलिए करने लगे। सी, इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप एंड फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज। यही 3 रूल्स थे जिसकी वजह से वो नेपोलियन को अपोज करने लगे। टैक्स बढ़ा दिए, ठीक है, सेंसरशिप इम्पोज कर दी। सेंसरशिप क्यों इम्पोज की? ताकि उसके खिलाफ कोई भी कुछ कह ना सके। और फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन, अब हमें पता है कि नेपोलियन को तो वॉर्स लड़ने का बहुत शौक था, अपने अंडर टेरिटरीज करने का शौक था, इसलिए उसने ऐसे फोर्सिबली लोगों को आर्मी के अंदर भर्ती करना शुरू कर दिया। यहाँ कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब है भर्ती। कॉन्गर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, एंड सीम टू ओवरवे। अब ये सारा ओवरवेट कर रहा था किसको? एडवांटेजेस ऑफ नेपोलियन को। सो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक। सो थैंक you for watching this video. If you like the video, please like my video, comment in my video, share my video and subscribe to my channel. Thank you. अगर आपको ये पसंद आया तो I will be making surely part 2